अपने सपनों और शादी को तोड़कर एक पाकिस्तानी अफसर से शादी कर ली थी एक 20 साल की साधारण कॉलेज छात्रा ने। उद्देश्य दुश्मन के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में घुसकर भारत के लिए जासूसी करना। अपनी पहचान और देश के सीक्रेट को बचाने के लिए इस लड़की को अपने ही हाथों अपने जेठ को जहर देकर मारना पड़ा और एक मासूम नौकर को ट्रक से कुचलवाना पड़ा। 1971 के युद्ध में उसके द्वारा भेजा गया सिर्फ एक संदेश पूरे भारत की किस्मत बदल गया। फिर भी इतिहास ने इस वीरांगना को लगभग भुला ही दिया। कौन है ये महिला? आइए आज सुनते हैं एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना जो किसी भी थ्रिलर फिल्म को भी मात दे सकती है। साल 1971, वो दौर जब भारत और पाकिस्तान के आसमान में युद्ध के काले बादल छा चुके थे। सीमा के उस पार पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां चल रही थी एक भयावह त्रासदी, नरसंहार, चीख पुकार और तबाही का अंतहीन सिलसिला। हर तरफ बस दर्द था, हर आवाज में एक चीख छिपी हुई थी। और उसी समय कश्मीर के एक शांत शहर में रहते थे एक शख्स, हिदायत खान। पेशा सूखे मेवे और कालीन का व्यापार, लेकिन उनकी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। इस व्यापार के बहाने उनका आना जाना भारत से लेकर पाकिस्तान तक था। पाकिस्तानी सेना की बड़ी बड़ी जनरल उन्हें अपना करीबी दोस्त मानते थे। उनकी नजर में वो एक सफल व्यापारी थे, एक भरोसेमंद इंसान। लेकिन भारत सरकार के लिए वो एक अनमोल संपत्ति थे। कई वर्षों से वो दुश्मन के घर के अंदर से गुप्त जानकारियां चुपचाप देश तक पहुंचा रहे थे। एक ऐसा खेल जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक दिन हिदायत के हाथ लगी एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जिसने उनके भीतर सब कुछ हिलाकर रख दिया। उन्हें पता चला वो फेफड़ों के कैंसर के अंतिम चरण में है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हिदायत को अपनी मौत से डर नहीं लगा। वो जानते थे कि इंसान जन्म लेता ही एक दिन मरने के लिए है। उन्हें डर था तो सिर्फ एक बात का, कि उनके जाने के बाद पाकिस्तान की जमीन पर खड़ा किया गया उनका पूरा जासूसी नेटवर्क पल भर में बिखर जाएगा। और वो भी ठीक उसी समय जब भारत को दुश्मन के घर के अंदर की जानकारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही चिंता अब उनके दिल पर सबसे भारी थी। एक दिन श्रीनगर के एक अस्पताल के सफेद चादर से ढके कमरे में हिदायत ने अपनी बेटी सहमत को बुलाया। उनकी आवाज इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बोलते समय भी सांस फूल रही थी। फिर भी बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा, सहमत मेरी तरफ देखो, जरा ठहर कर देखो। सहमत की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने पिता का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, अब्बू आप ठीक हो जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, आप चिंता मत करो। हिदायत हल्की मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, मेरे पास अब समय नहीं है, लेकिन मेरे देश के पास भी समय खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो जो मैं अब नहीं कर पाऊंगा। सहमत हैरानी से उन्हें देखती रह गई। आप क्या कह रहे हैं अब्बू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिदायत ने धीरे धीरे बात साफ की। पाकिस्तान में मेरा जो संपर्कों का जाल फैला हुआ है वो मेरे जाने के बाद बंद नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त ब्रिगेडियर सैयद ने अपनी बेटी इकबाल के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। इकबाल पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम सीधे दुश्मन के घर के अंदर रह सकोगी। ये सुनते ही सहमत का दिल जोर से धड़क उठा। उसका चेहरा सूख गया। अब्बू आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरी सगाई तो अभिनव के साथ ही तय हो चुकी है। मैं अचानक ये सब छोड़कर ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हिदायत ने बेटी का हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा, आज भारत माता को तुम्हारी जरूरत है। आज देश तुम्हें बुला रहा है। सहमत के मन में जैसे तूफान उठ गया। एक तरफ उसके अपने सपने, पढ़ाई, प्यार, परिवार, दूसरी तरफ जन्मभूमि का खिंचाव और मौत के करीब खड़े पिता की आखिरी इच्छा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे, फिर दृढ़ आवाज में कहा, मैं तैयार हूं अब्बू, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। यही पल सहमत की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। जो साधारण कॉलेज की लड़की कुछ देर पहले तक अपने मंगेतर के बारे में सोच रही थी, वो जैसे उसी क्षण मर गई और जन्म हुआ एक निडर जासूस का, जिसका एक ही लक्ष्य था, देश की सेवा करना। इसके बाद सहमत को तुरंत रॉ के हवाले कर दिया गया। आमतौर पर एक पेशेवर इंटेलिजेंस ऑफिसर तैयार करने में लगभग 1 साल का समय लगता है, लेकिन सहमत के लिए इतना समय नहीं था। घड़ी की सुइयां तब युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रही थीं, इसलिए सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उसे एक बेहद कठिन प्रशिक्षण पूरा करना पड़ा। खास तौर पर उसे मोर्स कोड की भाषा सिखाई गई, जो उसके काम का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनने वाला था। बहुत कम समय में ही सहमत की शादी इकबाल सैयद के साथ हो गई। अब वो सहमत खान नहीं रही, वो बन गई बेगम सहमत इकबाल सैयद, पाकिस्तान सेना की एक प्रतिष्ठित अधिकारी की पत्नी। रावलपिंडी में ब्रिगेडियर सैयद का घर बहुत बड़ा और भव्य था।
वहां सहमत एकदम एक आदर्श गृहिणी की तरह रहने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर के कामकाज, खाना बनाना, सास ससुर की सेवा, सब कुछ वो इस तरह करती थी कि किसी को जरा सा भी शक ना हो। इकबाल स्वभाव से एक दयालु और सरल व्यक्ति थे। वो सच में सहमत से प्यार करने लगे थे। सहमत भी बाहर से इकबाल के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उसका मन इसी सोच में लगा रहता था कि भारत के लिए अपना काम वो सही तरीके से कैसे कर सके। रहमत के कमरे के अंदर एक खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था। उसके बेडरूम की अलमारी के पीछे कपड़ों के ढेर के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर छुपा हुआ था, और बाथरूम की खिड़की की ग्रिल के साथ लिपटा हुआ तांबे का तार जो एंटीना का काम करता था। हर रात जब घर के सभी लोग सो जाते, सहमत चुपचाप बाथरूम में जाती थी, दरवाजा बंद करके पानी का नल खोल देती ताकि आवाज दब जाए। फिर ट्रांसमीटर चालू करके तांबे के तार पर टक टक करते हुए मॉर्स कोड में भारत की ओर संदेश भेजती थी। टुन टान टुन टान। इन साधारण आवाजों के अंदर ही छिपी होती थी पाकिस्तान की गुप्त सैन्य जानकारियां। वो केवल ब्रिगेडियर सैयद से ही जानकारी नहीं प्राप्त करती थी। पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति याहिया खान के पोते पोतियां उसी के पास पढ़ने आते थे। याहिया खान का परिवार ब्रिगेडियर सैयद का पारिवारिक मित्र था। सहमत इस अवसर का पूरा फायदा उठाती थी। पढ़ाने के दौरान वो बच्चों से तरह तरह की बातें निकलवाती थी। उनके दादा किससे बात करते थे, कौन घर आता था, क्या क्या बातें होती थी। ये दिखने में मामूली जानकारी ही बाद में विश्लेषण करके रॉ के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी में बदल जाती थी। एक दिन ब्रिगेडियर सैयद के ऑफिस से लौटने के बाद सहमत ने देखा कि वो एक फाइल हाथ में लेकर बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। फाइल पर लाल मुहर लगी हुई थी, मतलब अत्यंत गोपनीय। सहमत ने मौका देखकर जब वो चाय का कप रखने गई तो उसने फाइल पर एक नजर डाली। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। फाइल में साफ लिखा था कि पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी को भारत के आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने का मिशन दिया गया है। विक्रांत भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत था। अगर वो डूब जाता तो भारत की नौसैनिक शक्ति पूरी तरह टूट जाती और युद्ध में भारत की हार लगभग निश्चित हो जाती। सहमत समझ गई कि इस जानकारी को भारत तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचाना होगा। उस रात वो दूसरे दिनों की तुलना में भी अधिक सावधानी के साथ बाथरूम में गई। उसने ट्रांसमीटर चालू किया, फिर मॉर्स कोड में टाइप करने लगी। गाजी की स्थिति, उसका मार्ग और विक्रांत पर योजनाबद्ध हमले का विस्तृत विवरण। भारत में रॉ के अधिकारियों ने जब ये संदेश प्राप्त किया तो वे चौंक गए। तुरंत भारतीय नौसेना को सतर्क कर दिया गया। नौसेना ने जल्दी ही निर्णय लिया। आईएनएस विक्रांत को हटाकर अंडमान सागर के एक गुप्त ठिकाने में छिपा दिया जाएगा और विशाखापट्टनम बंदरगाह से नकली रेडियो सिग्नल फैलाए जाएंगे ताकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को लगे कि जहाज अभी भी वहीं मौजूद है। गाजी पनडुब्बी उस जाल में फंस गई। वो विशाखापट्टनम की ओर बढ़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विक्रांत मौजूद नहीं है। उन्हें समझ में आ गया कि ये एक जाल था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय जहाज आईएनएस राजपूत ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। 1971 के 3 दिसंबर को रात के अंधेरे में राजपूत से डेप्थ चार्ज गिराए गए। कुछ ही सेकंड के भीतर समुद्र की गहराई से एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज उठी। पीएनएस गाजी हमेशा के लिए नष्ट हो गया। उसके अंदर मौजूद 93 नाविक और अधिकारी समुद्र की गहराइयों में सदा के लिए सो गए। सहमत द्वारा भेजा गया सिर्फ एक संदेश भारत को एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत दिला गया। देश का झंडा गर्व से लहराने लगा। सहमत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थीं। एक दिन घर का पुराना भरोसेमंद नौकर अब्दुल सफाई करते करते सहमत के कमरे में आ गया। उसने जैसे ही अलमारी के पीछे हाथ लगाया, ठक से एक आवाज हुई। ट्रांसमीटर बाहर आ गया। अब्दुल हैरान होकर उस चीज को हाथ में लेकर देखने लगा। तभी सहमत कमरे में दाखिल हुई। अब्दुल ने पूछा, बीबी जी ये क्या है? सहमत का दिल जोर से धड़क उठा। वो समझ गई कि अगर अब्दुल ने मुंह खोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपनी जान और मिशन को बचाने के लिए उसने फैसला लिया। उसने अब्दुल से कहा, वो कुछ नहीं, एक पुराना रेडियो है, तुम उसे रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। लेकिन अब्दुल की आंखों में शक साफ झलक रहा था। वो शायद कुछ समझ चुका था। सहमत ने देर नहीं की। रात के अंधेरे में उसने अब्दुल को गैरेज में बुलाया, फिर ट्रक स्टार्ट करके उसे जोर से कुचल दिया। ये काम करते समय उसके अपने हाथ कांप रहे थे। उसका दिल भीतर से टूट रहा था, लेकिन देश के लिए उसे ये करना पड़ा। इसके बाद इकबाल के बड़े भाई मेजर महबूब को शक होने लगा। उन्होंने देखा था कि सहमत का कुछ व्यवहार असामान्य है। वो अक्सर रात में लंबे समय तक बाथरूम में जाती थी। इसके अलावा अब्दुल की अचानक हुई मौत भी उन्हें संदिग्ध लगी। उन्होंने सहमत का पीछा करना शुरू कर दिया। सहमत समझ गई
कि महबूब खतरनाक होता जा रहा है। रॉ से सलाह लेकर उसने फैसला किया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो महबूब के खाने में जहर मिलाने लगी। जहर ऐसा था कि उसका पता नहीं चल सकता था। धीरे धीरे महबूब बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। परिवार के सभी लोगों ने इसे हार्ट अटैक या किसी और सामान्य मौत समझा। युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था। बांग्लादेश स्वतंत्र होने की राह पर था। पाकिस्तान तब लगभग घुटनों पर आ चुका था। उसी समय सहमत को पता चला कि वो गर्भवती है। ये खबर उसके लिए मिश्रित भावनाएं लेकर आई। एक तरफ वो मां बनने वाली थी, ये उसके लिए एक नए जीवन का संदेश था। दूसरी तरफ वो जानती थी कि उसकी असली पहचान किसी भी दिन उजागर हो सकती है, और तब सिर्फ वो ही नहीं, उसका अजन्मा बच्चा भी खतरे में पड़ जाएगा। रॉ की ओर से निर्देश आया, उसे बचाकर भारत वापस लाया जाएगा। एक रात जब इकबाल ड्यूटी पर थे, सहमत रॉ की गुप्त एजेंटों की मदद से सीमा पार करके भारत लौट आई। उसे इकबाल को कुछ कहने का मौका नहीं मिला, और अगर मिलता भी तो वो क्या कहती? क्या वो सच बता देती या कोई झूठा कारण देती? उसने चुपचाप चले आना ही बेहतर समझा। भारत लौटने के बाद सहमत का मन पूरी तरह टूट गया। जो काम उसने देश के लिए किए थे वे उसे एक तरफ गर्व का एहसास दिलाते थे, लेकिन मानसिक रूप से वो बुरी तरह टूट चुकी थी। रात को उसे नींद नहीं आती थी। सपनों में वो अब्दुल का चेहरा, महबूब का चेहरा और इकबाल की निराश आंखें देखती थी। वो गहरे अवसाद से जूझने लगी। रॉ ने उसे हर तरह की मदद देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सहमत ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने देश के लिए काम किया है, किसी पुरस्कार के लिए नहीं। वो चाहती थी कि बाकी की जिंदगी वो एकांत और शांति में बिताए। वो पंजाब के छोटे से शहर मलेरकोटला चली गई। वहां उसने एक बिल्कुल साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। उसके अतीत के बारे में कोई नहीं जानता था। वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी। यही उसके मन में शांति लाने का एकमात्र तरीका था। उसका बेटा समर खान बड़ा होने लगा। सहमत ने उसे कभी अपने अतीत के बारे में नहीं बताया। समर बड़ा होकर भारतीय सेना में शामिल हो गया। शायद मां से मिले देश प्रेम की संस्कार ने ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। कई वर्षों बाद लेखक हरिंदर सिक्का को एक पत्रकार स्रोत के जरिए सहमत के बारे में पता चला। उन्होंने काफी कोशिश करके सहमत का पता लगाया और उनसे मुलाकात की। शुरुआत में सहमत कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन लेखक की रुचि और देश के लोगों तक सच्ची घटना पहुंचाने के वादे पर वो तैयार हो गईं। हरिंदर सिक्का ने कॉलिंग सहमत नाम की किताब लिखी। किताब प्रकाशित होने के बाद पूरे देश को एक एकांत प्रिय वीरांगना के बारे में पता चला। सहमत ने कभी अपने मुंह से अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की। उन्होंने किसी भी तरह की मान्यता नहीं चाही। उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। 2018 में उन्होंने बिल्कुल खामोशी से, किसी की नजर में आए बिना अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु की खबर भी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं चल सकी, क्योंकि वो तो हमेशा ही पर्दे के पीछे रहना पसंद करती थी। वो आई, अपना काम करके चली गई और अंधेरे में ही खो गई। जय हिंद।